प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके उत्तर को व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा कथन, मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। तीसरा कथन, मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सैल्यूकस के अधीन था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है, यानी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलटकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। 9वीं सदी में विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की, जिसमें चंद्रगुप्त द्वारा मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का वर्णन किया गया है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सैल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यह प्रदेश सिंधु पश्चिम में पड़ता था। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला कथन, किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा कथन, इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तीसरा कथन, मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसान अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे, अतः कथन 1 असत्य है। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर लिया जाता था, अतः कथन 2 सत्य है। मौर्यों का शासन भारत में केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, अतः कथन 3 असत्य है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। दूसरा कथन, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। तीसरा कथन, ये अभिलेख स्थापत्य संरचना के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं, यानी विकल्प ए सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए जाते थे, अतः कथन 1 सत्य है। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभलेख और पांचवा लघु स्तंभलेख। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों में अशोक के नाम के स्थान पर केवल देवानाम प्रिय प्रियदसी अर्थात देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है, अतः कथन 2 सत्य है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं, अतः कथन 3 असत्य है। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी है? विकल्प ए मिस्र, विकल्प बी अफगानिस्तान, विकल्प सी भारत, विकल्प डी पश्चिमोत्तर। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी अफगानिस्तान सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्रमशः आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। उल्लेखनीय है कि ये अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, धम्म महामात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। दूसरा कथन, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजयोग की नियुक्ति की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी
केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो ए ना ही 2। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी ना तो 1 और ना ही 2 है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी। वहीं राजूक अधिकारियों को पुरस्कार देने और दंड देने का अधिकार दिया गया था। धन्यवाद।